अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। द वर्ड होम्योस्टेसिस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, होम्यो एंड स्टेसिस। एज द नेम शो, होम्यो मीन होम एंड स्टेसिस मीन टू मेंटेन। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने घर को जैसे मेंटेन करते हैं रोज़ाना। अगर आप अपनी डेली रूटीन चेक करें, हमारे घर की चीज़ें कुछ ना कुछ इधर उधर अगर हो जाएं तो हम डेली उसको सफाई करके उसको मेंटेन करके अपने घर को दोबारा उसी जगह पे सेट कर देते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। उसमें भी अगर कोई चीज़ यहाँ की वहाँ हो जाए तो हम उसको दोबारा प्रॉपर उसकी पोजीशन पे लाकर सेट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट environment. If we talk about environment, it is defined as the surrounding or condition in which a person, animal or plant lives or operate. हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है that is called environment. Environment दो तरह के होते हैं, it can be external environment and it could be internal environment. अगर आपको ये डायग्राम नज़र आए तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम होम्योस्टेसिस इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से कैसे सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स जो है अगर आप देखें तो इसको एक आप अगर सेल या एक बॉडी कंसीडर कर लें, ठीक है। इसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि रेड कलर में शो किया हुआ है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि फ्लक्चुएट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं बॉडी के कांटेक्ट में आती रहती हैं और ये वेरिएबल होती हैं और चेंज होती रहती हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं और इसको टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है बॉडी का उसको कंट्रोल करके मिनिमाइज करता है फ्लक्चुएशंस को और हार्म्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। तो डेफिनेशन अगर देखी जाए होम्योस्टेसिस की तो वो है कि प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी या प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स और फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं हार्मफुल चेंजिंग जो है ख़ास तौर पे उसको मिनिमाइज करके जो है बॉडी उसको कंट्रोल करती है और कंट्रोल सेंटर्स की हेल्प से उसको मिनिमाइज करके इंटरनल बॉडी जो है या इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको सेट करती है। दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डेफिनेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। Next we will discuss the components या examples of homeostasis. Many variables maintained by homeostasis. Examples या components इसके हैं temperature, blood pH, blood sugar, water balance, blood pressure, ionic balance. टेम्परेचर जैसे आप देखते होंगे आजकल जैसे गर्मियां हैं तो बॉडी रूम टेम्परेचर जो है 40 to 50 तक रीच कर रहा है, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है तो उसी के ऊपर ही माइनर फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन हमने 37 ही बॉडी टेम्परेचर को सेट रखना होता है। इसी तरह ब्लड पीएच है, ब्लड शुगर है, वाटर बैलेंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर है या आयनिक बैलेंस है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना होता है। दिस इज़ द पर्पस ऑफ होम्योस्टेसिस। ये सारे कंपोनेंट्स है, इन्हीं कंपोनेंट्स के जो है डिफरेंट मैकेनिज्म है जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है ऑस्मोरेगुलेशन। It is defined as the mechanism of regulation generally between organism and its environment of solute and gain and loss of water is called osmoregulation. Okay, दो चीज़ें होती हैं solvent and solute, ठीक है। केमिस्ट्री में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि solute और solvent मिलके सोल्यूशन बना रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है और सोल्यूट बहुत सारे सॉल्ट जैसे सोडियम पोटेशियम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इन सब का बैलेंस करना होता है।
हम अगर कम पानी पीते हैं तो ओवरऑल हमारी बॉडी में सोल्यूट ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू जो है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। यानी अगर आप की बॉडी में वाटर कंटेंट कम है और सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली बाहर से पानी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। अब कंज्यूम करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप पी भी सकते हैं, बाहर से किसी फॉर्म में एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड अपॉन योर सरफेसेस। इसी तरह अगर आपकी बॉडी में जो है पानी ज़्यादा है और सोल्यूट कम है तो आप एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से बाहर रिलीज़ करेंगे। तो ये जो बैलेंस है इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन इन वाटर इन एनिमल्स वाटर एक्सचेंज है, सॉल्ट एक्सचेंज, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर वाटर ज़्यादा है तो उसको हम एक्सचेंज करेंगे बाहर, और अगर वाटर कम है तो हम इनटेक करेंगे। इसी तरह सॉल्ट है, अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है तो आप उसको एक्सक्रीट करने की कोशिश करेंगे। थ्रू यूरिन भी हो सकता है, थ्रू स्किन भी हो सकता है। इसी तरह अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट कम है तो आप इसकी इनटेक करेंगे। The next mechanism is called thermoregulation. Thermo mean temperature and regulation mean to regulate. It is defined as the maintenance of internal temperature within a tolerable range. Range word use किया गया है that shows the minimum and maximum point in which we can sustain our temperature. We can tolerate our temperature, that is called thermoregulation. अब इसको मेंटेन करना होता है इंटरनल टेम्परेचर में। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर बाहर 40 या 50 रूम टेम्परेचर होता है लेकिन आपकी बॉडी ने, ह्यूमंस जो हैं, दे मेंटेन 37 सेल्सियस टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है। एनिमल्स की दो कैटेगरीज होती हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से ही चेंज करते रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थर्मो रेगुलेट बाय चेंजिंग इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, यानी जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसके हिसाब से ही वो अपना इंटरनल टेम्परेचर मैनेज कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे वो अगर बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत पड़े तो ऐसी जगह पे मूव कर जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर उनकी बॉडी के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स यहाँ पे कुछ दिखाए हैं, जैसे स्नेक है या इस तरह की चीज़ें जो सर्दियों में या बहुत गर्मियों में जो है हाइबरनेट कर जाते हैं सर्दियों में, और इसी तरह गर्मियों में शैडो एरियाज़ में जो है वो जाकर छुप जाते हैं ताकि, और उस एरिया के हिसाब से अपना टेम्परेचर कर लेते हैं। तो इन्हें ऐसा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो होम्योथर्म्स होते हैं, यानी जिनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, जैसे ह्यूमंस का 37 है तो सर्दियों में भी 37 रहना है और गर्मियों में भी 37 ही टेम्परेचर रहना है। तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मेंटेन करने की। अगर सर्दियां हैं तो उन्होंने अपना बॉडी टेम्परेचर गिरने नहीं देना होता। इसी तरह अगर गर्मियां हैं तो उन्होंने अपना बॉडी टेम्परेचर राइज़ नहीं होने देना होता। इसके लिए वो डिफरेंट मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, वो इन्वायरमेंट को फेस करते हैं और उसके लिए वेस्कुलर सिस्टम भी यूज़ करते हैं, मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस भी होती हैं, शिवरिंग का प्रोसेस हो जाता है, स्वेटिंग का प्रोसेस होता है। ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनकी हेल्प से जो होम्योथर्म्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये सेकंड मैकेनिज्म था। इसके बाद थर्ड मैकेनिज्म एंड डेट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है डेट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती चलूँ, अक्सर डेफिनेशंस जो हैं उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट का वर्ड लाजमी यूज़ किया जाता है। कुछ डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो है जिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है उनको एक्सक्रीशन के अंडर नहीं लाया जाता। जैसे वाटर सॉल्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं तो उनको एक्सक्रीशन के अंदर नहीं लाते, लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिसमें आ जाता है यूरिया, यूरिक एसिड और इसी तरह के जो नाइट्रोजन अमोनिया के प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको एक्सक्रीशन कैटेगरीज में ऐड करते हैं। आपकी बॉडी में आप जो भी खाते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, उस मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बॉडी कंज्यूम कर लेती है और उनको एनर्जी के तौर पे यूज़ करती है, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बच जाते हैं जिनको आपकी बॉडी की ज़रूरत नहीं है उन्हें बॉडी से बाहर रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। याद रखिएगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट को अगर आप बॉडी से रिलीज़ नहीं करेंगे
तो वो आपकी बॉडी की पीएच गिरा सकती है। पीएच कम होने से क्या होता है कि इंसान जो है कोमा में भी जा सकता है, बेहोशी भी तारी हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे जो है आपके सेल लेवल पे इफ़ेक्ट होगा, इसीलिए इसको भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ये 3 प्रोसेसेस मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 3 मैकेनिज़्म जो हैं होम्योस्टेसिस में हम लोग इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे और वन बाय वन इन तीनों प्रोसेसेस को देखेंगे। यहाँ पे इनको कंट्रोल बॉडी कैसे करती है, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, 2 सिस्टम होते हैं, जैसे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, इसी तरह होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल मैं आपको एक आपके घरों में जैसे एक आयरन इस्त्री है उसकी दूंगी आप, या एसी आप ले लें। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे इस्त्री आप कपड़े कर रहे हैं आयरन, तो आप उसका टेम्परेचर कोई भी नंबर पे 3, 4, 5 पे सेट करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि कपड़े प्रेस करते करते आप देखेंगे अचानक उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एकदम से वो ट्रिप कर जाती है। ठीक है, ट्रिप करने के क्या होता है कि जब टेम्परेचर उसका जो सेट आपने टेम्परेचर किया है जब उसके इक्वल पहुंच जाता है तो उसके बाद वो ट्रिप कर जाती है। ट्रिप करने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होता है। जब टेम्परेचर दोबारा कम होता है तो अगेन सिस्टम स्टार्ट होता है और दोबारा से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। यानी पूरा एक मैकेनिज्म रेगुलेट हो रहा होता है, बैलेंस्ड होता है। इसी तरह एसी अगर आप देखें, आपके फिजिकल सिस्टम की ही एग्जांपल है। एसी आप लोगों ने रूम में लगाया, आप टेम्परेचर जो भी सेट करते हैं उस टेम्परेचर तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर पहले रूम का आपका कम होना शुरू होगा, होते होते जब उस टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा तो एकदम से एसी आपका ट्रिप कर जाएगा। उससे क्या होगा, दोबारा से आपका जो है सिस्टम वर्क करना छोड़ देगा और टेम्परेचर राइज होगा। जब दोबारा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी तो अगेन एसी वर्किंग स्टार्ट करेगा और उस टेम्परेचर तक आएगा। तो अगर आपने देखा हो तो ओवरऑल कोई एक सिस्टम है जो चेक कर रहा है बार बार कि टेम्परेचर इस टाइम कितना है, अब बढ़ाने की ज़रूरत है या कम करने की, या सिस्टम को स्टॉप करना है या उसको कंटिन्यू रखना है। इसी तरह बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है। सबसे ज़रूरी वर्ड होता है बैलेंस। ठीक है, दोनों तरीक़ों में इम्बैलेंस जब भी आता है, ठीक है, अब इम्बैलेंस पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव में। मसलन टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर कम भी हो सकता है। दोनों सूरतों में आपका बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। बायोलॉजिकल सिस्टम के 3 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिसेप्टर, सेकेंड वन इज़ कंट्रोल सेंटर एंड थर्ड वन इज़ इफेक्टर। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर वो ऑर्गन है आपके बॉडी का जो आपकी स्टिमुलस को रिसीव करेगा। स्टिमुलस जैसे कि आप सब जानते हैं, कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या कोई भी सडन जो चेंज आता है डेट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस को जो ऑर्गन रिसेप्ट करता है, डिटेक्ट करता है, डेट इज़ कॉल्ड रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल ये थर्मामीटर भी हो सकता है। ठीक है, और आपकी बॉडी तक इंफॉर्मेशन ये रिसेप्टर जो है ये भेजेगा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर जो है ये डिसीजन मेकर है। ये डिसीजन लेगा कि आया कि अब करना क्या है। अगर फॉर एग्जांपल रिसेप्टर ने मैसेज भेजा है कि बाहर टेम्परेचर कम है, सर्दियां हैं, तो कंट्रोल सेंटर आपकी बॉडी को मैसेज भेजेगा कि हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर राइज करना है। इसके लिए आपके मसल्स को मैसेज भेज देगा। मसल्स जो हैं वो शिवरिंग स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा। इसी तरह अगर आप रिसेप्टर बाहर मैसेज भेजता है कि बाहर गर्मी है, ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर फ़ौरन से एक्शन में आएगा और कंट्रोल सेंटर मैसेज भेजेगा आपके स्वेट ग्लैंड्स को, और स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे, स्वेटिंग करेंगे, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। कंट्रोल सेंटर जिसको मैसेज भेज रहा है, अभी मैंने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स या मसल्स। तो ये दोनों ऑर्गन्स जिन्होंने बाद में इसका कंट्रोल सेंटर के जो ऑर्डर है उसको फॉलो किया, दे आर कॉल्ड इफेक्टर्स। इफेक्टर्स वो ऑर्गन होते हैं जो कि इनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ओवरऑल तीनों मिलके एक रिस्पांस देते हैं जिससे बॉडी टेम्परेचर दोबारा से उसी नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ये एक एग्जांपल है बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इससे साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इन तीनों को 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।